सभी को नमस्कार। इस वीडियो में सेकेंड टेस्ट जो फुल टेस्ट हुआ था उसी का आंसर की मैं जल्दी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि जब मैं आंसर की दिया था तो कुछ को डाउट था कि क्या आंसर होगा। कुछ लिखने में ABC गलती हो गया था, इसलिए 3-4 क्वेश्चन का आंसर जो थोड़ा सा अलग हो रहा था, तो यहाँ भी मैं उसको डिस्कस सही ढंग से कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था। तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा B। और ये शहनाई वादक थे, बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट के थे, और इनका वास्तविक नाम क्या था, कमरुद्दीन खां। और 2006 में इनकी मृत्यु हुई है। और ये सबसे क्यों फेमस थे, शहनाई बजाते थे। गांधी जी किसे देश भूषण कहते थे, तो इसका आंसर आपको मजरूल हक 2 का A हो जाएगा, दूसरे का A ध्यान रखिएगा। फिर बिहार के कौन से नेता देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, तो ये हालांकि हमारे देश के संविधान में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कोई अगर पद का जिक्र नहीं है संविधान, लेकिन फिर भी देश में बनते रहा है। तो जगजीवन राम जो है ना, ये जब 1977 में देश में इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव हुआ था, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो उसी में ये उप प्रधानमंत्री बने थे। और जगजीवन राम जो है ये 1937 से ही, जब से बिहार में सरकार बनी थी, श्री सिंह जी की आज़ादी के पहले से ही मंत्री पद रहे थे, उसको आज़ादी के बाद भी थे, अंतरिम सरकार में भी थे, और कई मंत्री पद बने, श्रम मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री। और सबसे बड़ी बात है, जो देश में हरित क्रांति जब आया था तो ये इसी समय देश के कृषि मंत्री यही थे। फिर कौन सा स्थान गांधी जी के नेतृत्व में बिहार का तीर्थ स्थान था, तो चौथे का आंसर हो जाएगा जीरादेई, जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन हुआ है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात सबसे कम मुंगेर में है, तो 5वां का हो जाएगा C। फिर देन जो है बिहार लोक सेवा आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजधारी सिन्हा, बिहार लोक सेवा पूछ सकता है। फिर अब तक बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां का D, 8 बार लग चुका है। उसके बाद बिहार में डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और डॉल्फिन से संबंधित 2 चीज़ जान लीजिएगा कि डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर पटना में है, और इसका जो सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, वो भागलपुर में है। लेकिन जो है ना, रिसर्च सेंटर का ही एक्सटेंशन पार्ट जो है ना, भागलपुर में भी खुल रहा है। तो मैं इसको बिहार करंट अफेयर्स में इस चीज़ को बताया हूँ। देखिए, सब क्वेश्चन PT में पूछना ही पूछना है, इसलिए ऐसे जब भी रिवाइज करते ऐसे चीज़ पर ना फोकस करें, और यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर यहाँ से अगर गलत होगा तो फिर चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। फिर बिहार के कितने व्यक्ति को 2022 में पद्म श्री मिला, हो जाएगा 2, 2 A आंसर हो जाएगा 9 का A। उसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन था कि अमर सिंह का, ये जो 1857 की क्रांति, और भी मैं कुछ आंदोलन से जोड़ के इसको क्वेश्चन को बनाया था। इसमें क्वेश्चन है कि बिहार अमर सिंह की मृत्यु गोरखपुर जेल में हुई। हाँ, ये इनकी मृत्यु गोरखपुर जेल में 1858 में हुई थी, ठीक ना। बीमारी की वजह से इनको जेल में बंद कर दिया गया था। जब वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद इनको जेल में बंद कर दिया गया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1919 में दरभंगा राज के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था, उसका आंदोलन स्वामी फजल ने नहीं किया था, बल्कि विद्यानंद जी ने किया था, इसको गलत हो गया। फिर बिहार विद्यापीठ जो 1920 में बना था, जिसमें कि 2021 में, जिसमें कि असहयोग आंदोलन के दौरान बनाया गया था, ये स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसके कुलाधिपति ब्रजकिशोर प्रसाद नहीं थे, ये कुलपति थे, कुलाधिपति थे मजरूल हक, तो आंसर ये गलत हो गया। बाकी नंगी हड़ताल ये छपरा जिले में हुआ था सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान, ये सही है। तो इसमें आंसर जो है 1 और 4 सही है, तो 1 और 4। तो मैं क्वेश्चन पूछा था कौन सही है, तो देखिए इसमें 1, 3, 4 ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल 2 भी नहीं होगा, और D में 1, 2, 3, 4 था, वो भी नहीं होगा। तो अब सीधा आंसर हो जाएगा क्या, E ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट चलिए 11 क्वेश्चन था कि मैं कुछ अभिलेख का जिक्र किया था, कौन सा सही है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल सही है, विद्युत स्तंभ ये भी सही है, एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है, ये भी सही है। चौथा जो था इसमें गिरनार अभिलेख के चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, रुद्रदामन से है, तो इससे आंसर जो है ना कौन सही है, तो 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है।
अब यहाँ क्वेश्चन था गलत कथन को चुना, तो गलत कथन को चुना तो यहाँ पे डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। फाहियान 5वीं सदी के आरंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये भी सही है। फिर इन बतूता को दिल्ली के काजी के पद पे फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बैठाया था, क्योंकि तुगलक के दरबार में आया था इन बतूता मोरक्को से। और यात्री बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, ये भी आपका सही है। तो कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर 13 नंबर में कौन सा कथन सही है, मैं पूछा था, तो इसमें 3-4 में देखिए स्टेटमेंट दिया था। तो पहली बात, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, ये बिल्कुल ही सही ये स्टेटमेंट है। मध्यकाल में पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक का मुद्रा चलाया था, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है आपका आधा और जो है बिख नामक जो है ना सिक्के चलाए थे, तो इनका जो है ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है इसका सही है, तो 13 का हो जाएगा आपका ए, 1 2 3 4। फिर यहाँ को 14 में था गलत कथन चुना, तो गलत कथन चुना था। अब यहाँ देखिए 3-4 स्टेटमेंट है। कुतुबुल इस्लाम बीपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, मैं जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा उसका भी कुछ स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लिया हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनाया, बहुत ये सही है। और क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है, मंदिर है, दरगाह है, क्या है, तो ये मस्जिद है, ठीक ना। विशुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा जो है बलबन का ही मकबरा, ये भी सही है। 1883 में अकबर ने इलाही संबंध चलाया था और हक सार्वजनिक सिंचाई कर था जो एफएसटी ने लगाया था। तो इसमें जो है क्वेश्चन है कि कौन सही है, तो इसमें आपका चारों ऑप्शन जो है ए बी सी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। तो 14 का आप ई टिक कर लीजिएगा। बाकी चोल काल में नाडू क्या थे, जिला था, आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर जो है 16 में देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट क्वेश्चन था कि दीवाने बंदगान स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ये सही है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था एक बलबन का था, ये भी सही है। उसके बाद जो है अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था, लेकिन इसके 3 ही भाग थे, 4 भाग नहीं थे, तो एक स्टेटमेंट गलत है। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा गलत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो 16 का ए हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 भाग में क्या था, पहले भाग में था जो उनके पहले वाले शासक का इतिहास था, फिर सेकंड वाले में उसके शासन का कुछ घटनाएं थी, और तीसरे वाले में भी ना उसके नीति कार्यक्रम कर के बारे में काफ़ी अच्छे से अबुल फजल ने लिखा है। तो कौन सा गलत है, तीसरा गलत है। 17 में आइए तो भारत में नागरिक सेवा के जहाँ तक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। लॉर्ड बेलिन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम को स्थापना किया, भी सही है। और उसके बाद जो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना किया था, ये भी सही है। और जो 4 नंबर का सवाल है 33 में मैकाले अध्यक्षता में विधि आयोग बना था, ये आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें सारे स्टेटमेंट जो है ना आपके सही हैं। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर में। तो 18 नंबर जो है यहाँ देखिए मैं दिया था ये कुछ पत्र पत्रिकाएँ, तो इंडियन मिरर जो है सही मिलान करना था। तो सही मिलान में जो है इसमें सिर्फ ए है, इंडियन मिरर जो है ना आपका केशव चंद्र। तो इसमें ए सही मिलान करें तो इसमें देखिए मिरर केशव चंद्र सही है, फिर हिंदुस्तान तारकनाथ भी सही है, कांग्रेस का इतिहास पी 13 में या लिखे भी सही है, और वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीर सावरकर ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, 18 का सी। इसमें सारे जो है ना मिलान आपका सही है। फिर आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन का पूछ चुका है। 19 का हो जाएगा आपका ए, हेनरी विवियन डिरोजियो। फिर नेक्स्ट जो है 20 नंबर में निम्न विद्रोह का आपको क्रम चुनना था। तो क्रम में यहाँ देखिए जो है इसमें सन्यासी जो विद्रोह है ये बहुत दिन लंबा चला था, 1763 से लेके 1800 तक लगभग। फिर रामूसी जो विद्रोह है 1822, मुंडा विद्रोह हालांकि 1892 से लेके 1899 तक, लेकिन एग्जैक्ट 99 और 1899 और 1900 के बीच चला था। और रंपा विद्रोह 1922 से लेकर 24 तक। तो इस चारों क्रम सही है, तो इसका 1 2 3 4 तो इसका नंबर हो जाएगा बी, 20 का बी। नेक्स्ट चलते हैं 21 में।
भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। तो ये जो कम से कम 4 ऊपर का मद्रास आपको ध्यान रखना चाहिए। 22 का जो है ना कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था, ये भी सही, यूपीएससी को मन पूछ चुका है। गोपाल सिंह गोखले ने तरी चरण सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। और स्थापना 85 में बम्बई में हुआ, ये भी सही। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कोई भी गलत नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? बीपीएससी को फोन पूछ चुका था, ए हो जाएगा इसका आंसर 16 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित कौन सी घटना विदेशी धरती पे हुआ था? अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में जानबूझ के लॉजिकल बनाया था। देखिए करजन वाली हत्या जो है ना आपका कहाँ होता है? विदेशी हत्या पर, विदेशी धरती पर। इंडिया होम का स्थापना ये भी होता है विदेशी धरती पर। गदर पार्टी भी विदेशी स्थल पे। भारत अभिनव भारत ये महाराष्ट्र में बनता है, काकोरी कण ये उत्तर प्रदेश में होता है। 4 और 5 जो है इंडिया में होता है, बाकी ऊपर का 3 जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे भी स्टेटमेंट आप ऐसे भी क्वेश्चन ना मन में सोचिए कि ऐसा पूछा जा सकता है। निम्न कौन सी गतिविधियाँ महात्मा गांधी का बाहर से था, मतलब देश में जो नहीं हुआ था? देखिए महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में नटाली ने इसकी स्थापना, इसकी भी, फिनिक्स की भी किए थे, क्लस्टर फॉर्म की भी किए थे, इंडियन ओपिनियन अखबार भी छापे थे। लेकिन सत्याग्रह आश्रम जो हमारे बनाए थे ये इंडिया में बनाए थे, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सॉरी क्वेश्चन ये था कि कौन सा गतिविधि भारत से बाहर था गांधी जी का? तो इसमें आपका 25 का ई हो जाएगा। तो ए बी सी सब सही है, हालांकि सिर्फ डी नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 26 का जो है इसमें असहयोग आंदोलन की आपसी बात कांग्रेस में अपरिवर्तनवादी खेमे में कौन शामिल नहीं था? देखिए परिवर्तनवादी वो कहलाए जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे। इसमें 2 लोग का ध्यान रखिएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। बाकी सब परिवर्तनवादी थे, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं चाहते। जो गांधी जी कह दिए वही नो चेंजेस इनको कहा गया। पटेल जी थे, अंसारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका आंसर डी 26 का डी। फिर नेक्स्ट है 27 को कि किस दिन भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा रावी नदी के तट पर फहराया गया? देखिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, सही है। लेकिन रावी तट पे जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में 28, 29, 30, 31 जो भी तीन दिन चला, तो इसमें जो है ना 27 ये जो है ना 31 हो जाएगा। 31 1929 को रावी तट पे जो है ना तिरंगा झंडा जो है ना फहराया गया था। लेकिन आज़ादी दिवस जो है प्रथम बार इस दिन मनाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम जो है ना व्यक्ति आपके दादा भाई नौरोजी, ये भी क्वेश्चन में पूछ चुका, 28 का हो जाएगा सी। फिर देन 29 का, हाँ शारदा अधिनियम जो था ये भी शादी से संबंधित था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो इसमें जो है ना 29 का, इसमें लॉर्ड इरविन वायसराय थे। तो इसमें लड़कियों का हुआ था 14 और लड़के का हुआ था 18, तो 29 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका 30 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी थे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने क्या उपाधि लिया? इन्हें लिया था जिल्ले इलाही, मतलब कि ईश्वर का रूप जो है ना यहीं पे है, शासक ही है। 31 का आ जाएगा आपका सी, 31 का सी। फिर देन जो है निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, या फेस्टी के दरबार में। इफरी ने जो है ना दीवाने बंदगान की स्थापना कराया था। 33 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है ना कब माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैकाले का जो घोषणा पत्र था उसके अंदर 35 का। तो ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। फिर 34 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सही नहीं है? देखिए राउंड टेबल मीटिंग क्वेश्चन बार पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह पहला वाला तो ठीक है, ये स्थापित किया गया। साइमन कमीशन रिपोर्ट की चर्चा, ये भी सही है। यह लंदन हुआ, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इसका जो है ना कौन सही नहीं है? तो 34 का डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किस इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? ये AL श्रीवास्तव, सी हो जाएगा। 36 का कौन सा व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्र सरकार का स्थापना किया था? तो महेंद्र प्रताप हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है, BPSC में इस तरह पूछने का चांस रहता है। फिर मुंगेर में जो बहरिया ताल में जो विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास जो भूमि था जो किसानों से लिया गया था उनके मजबूरी के टाइम में, तो इसके वापसी के मांग को लेके था बिहार के किसानों का। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास जब किए तो
इसको करने वाले थे लॉर्ड हार्डिंग, वो गए थे वहाँ पे BHU का वो उद्घाटन समारोह में हिस्सा भी लिए थे। 38 का C। फिर फराजी के नेता कौन थे, तो 39 का हो जाएगा। इसमें जो है ना दादू मियाँ थे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सब गलत है, तो दादू मियाँ थे, इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा E। फिर किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद कराया था, तो इसमें हो जाएगा B, चार्ल्स विल्किंसन, ये भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, B हो जाएगा। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन की वजह से होता है, इस तरह को साइंस में पूछा जाता है, कैसीन। मानव शरीर का तापक्रम जो है ना ही जाड़े में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ये हमेशा जो है ना आपका बॉडी के अंदर जो है ना समान रहता है, और ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ध्यान रखिएगा। फिर वॉशिंग मशीन जो है ना ये आपका अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है, ये सब इजी क्वेश्चन हो गया। 43 का ये हो गया। फिर कौन सा जो है ना, हाँ ये सदिश राशि में काफ़ी जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, BPSC हर एक साल पूछ ही रहा है, इसलिए इसको थोड़ा काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए संवेग जो होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए ये जो है आपका सदिश राशि। बाकी ये सब जो सब अदिश राशि है, इसमें मैग्नीट्यूड ही सिर्फ, और इसमें विशेष कुछ नहीं है, इसको देख लीजिएगा। फिर गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, हीलियम D हो जाएगा। फिर कौन सा लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, नाइट्रस ऑक्साइड। हालांकि इसमें गलती से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड दो ऑप्शन हो गया था, गलत टिक लिखा गया था, इसका 46 का आपका A ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑप्शन है तो फिर इसमें तो यही होगा 46 का A। नेक्स्ट जो है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा। 48 का आप देखिए, एक क्वेश्चन था कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बना धातु के लिए सबसे जो है ना उपयुक्त है, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल जो है ना, मेटल वो कहलाता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब जो प्लस चार्ज होता है। नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब यहाँ देखिए इसका ऑक्टेल पूरा भरा हुआ, इन्हें लेगा नहीं देगा, ये तो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। फिर ये देखिए इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक लेकर अपना ऑर्बिट पूरा कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हो गया, इसको माइनस चार्ज हो गया, और माइनस चार्ज वाला तो नॉन मेटल होता है, तो ये नॉन मेटल होगा। फिर देखिए इसका ऑक्टेल पूरा है, तो ये तो नोबल हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए ये जो है इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये अपना ऑक्टेल पूरा कर लेगा, मतलब ये प्लस चार्ज वाला है, ये होगा जाए आपका मेटल। तो ये इस तरह क्वेश्चन BPSC पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी मानव शरीर में जो विटामिन A भंडारित करता है, तो विटामिन A जो है आपका 49 जो है ना इसमें यकृत में होता है, ये ध्यान रखिएगा। लीवर में कौन सा धातु में से एक अम्लगम जो है नहीं बनाता, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस है साइंस का क्वेश्चन, तो इसमें आपका 50 का हो जाएगा। लोहा जो नहीं बनाता बाकी सब बनाता है, D हो जाएगा 50 का D। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। अब देखिए क्या है ना कि पानी का भी कई फॉर्म होता है, एक होता है कि भाई गर्म पानी है, एक नॉर्मल पानी है। तो ये क्लास 10 के NCERT में दिया है ये क्वेश्चन एफिड बेस में कि 51 में जो है कि इसमें ना एल्युमिनियम से जब ये होगा तो इसमें जो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। बाकी तांबे से, कॉपर से, कार्बन से वो अपना अलग अलग होगा। बाकी 52 में सुई चुभने पर कौन सा अंग में दर्द महसूस नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 52 का मस्तिष्क में जो है ना, उसमें ना मस्तिष्क में पेन रिसेप्टर नहीं होता है। देखिए हमारे बॉडी में कई तरह के रिसेप्टर होते हैं जो बाहर के चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करता है, तो ब्रेन जो है ना ऐसा काम नहीं करे, ब्रेन तक नहीं। तो 52 का हो जाएगा आपका B, 52 का B। फिर 53 का रेडियो एक्टिविटी मापी जाती थी, ये मैं यूनिट पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका गायकर काउंटर, तो 53 का हो जाएगा B, फिर B। बाकी 56 का कोबाल्ट 6, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। 54 का हो जाएगा आपका ये जो है ना इसमें गामा किरण निकलती जो कि कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, C हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार क्या है, सोचता भी है, हृदय गति को नियंत्रित करता है, शरीर को बैलेंस में बनाता है, सॉल्व भी करता है, इसका आंसर हो जाएगा E। तो 55 का हो जाएगा E, तो ऐसे ऑप्शन है E मारना जरूरी है। 56 का क्वेश्चन था प्रकाश है तो सबसे अधिक प्रकाश क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, इसका हो जाएगा आपका 56 का B। तो इसमें आप रेड कर लीजिएगा लाल प्रकाश, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, UPSC से बहुत ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, देखिए पौधे के विकास के लिए एक तो चाहिए बृहद या मैक्रो, एक चाहिए माइक्रो पोषक तत्व, तो 2 तरह का होता है। तो इसमें जो है
सोडियम जो है ना माइक्रो बहुत ही कम चाहिए, इसलिए जो है ना इसको उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ ये सब जो है ना आपका आवश्यक है। नेक्स्ट जो है भूपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो 58 का ऑक्सीजन है, 46% सेकंड है सिलिकॉन, तो 58 का हो जाएगा ए ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक है, तरंग की लंबाई मतलब लैम्डा, यहाँ पे जो है ना आपका 15 का हो जाएगा सी, क्योंकि रेडियो तरंग का जो है ना वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। श्वसन में ऊर्जा जो उत्पादित होती है वो आपको एटीपी के फॉर्म में रहता है, 60 का जो है ना जो बी हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी सदस्य जो है ना आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 61 का सी हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं जो है ना अनुसूची जोड़ा गया था, 1900 आज़ादी के जस्ट बाद 1951 में जो है ये अनुसूची जोड़ा गया था, ताकि इसमें जो भी इसमें सिंपल लिखा गया था इस विषय में जो इस अनुसूची में जो भी संविधान संशोधन या कानून आएगा उसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यही बाद में मामला बढ़ते बढ़ते न्यायपालिका और जो है ना कार्यपालिका के बीच 1973 में तब केशवानंद भारती जो है ना आया था, तो जब मेंस का टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। फिर 63 जो है 63 नंबर का, हाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में तो भाग लेते हैं, परंतु जो है उसके जो है ना जब उस पर महाभियोग लगता है उसमें वो भाग नहीं लेते हैं। तो इसके बाद देखिए 53 का जो है ना इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, तो इसमें जो है ना तो इसका डी। एक और ध्यान रखिएगा, अगर इस बार कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है, क्या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं क्या वो मतदाता थे, क्या वो मतदाता थे, इसका आप लोग बताइएगा, क्या वो वोटिंग किए थे कि नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें संसद के सभी सदस्य मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति वाले में, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, इसको ध्यान रखिएगा। यह धर्म विधेयक है कि नहीं निर्णय करता है आपका कौन, लोकसभा अध्यक्ष, तो 65 का सी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। 66 का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए इसमें क्या है ना कि अपीलीय क्षेत्र जब भी आप कीजिएगा तो सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाइएगा, तब उसके बाद जो आप यहाँ जा सकते हैं। इसमें दोनों मिला के पढ़ना, मतलब कि 66 का जो है ना आपका सी, क्योंकि 132 उच्च न्यायालय से जो है ना उच्च न्यायालय से आप अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र इसके तहत मिलता है, तो ये आपका दोनों हो जाएगा। तो 134 ए को मिलाकर 132 को पढ़ना, तो 66 का हो जाएगा सी। देन भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था, ये जो है ना एक तमिलनाडु सरकार के द्वारा राजमन्ना आयोग का गठन किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा जो है ना सी। क्योंकि देखिए केंद्र राज्य संबंध पे जितनी भी समिति है, मैं भी बोल देता हूँ आपको क्या क्या करना है। केंद्र राज्य सेंटर स्टेट जो है ना समिति जो भी बना है आज़ादी के बाद से, जैसे सरकरिया है, पुंछी आयोग है, और भी जो भी आयोग है वो, बाकी जैसे जितना भी पंचायती राज संस्था से संबंधित जो भी समिति है, उस समिति कब बना, कब रिपोर्ट जारी किया, उसका मेन क्या प्रोविजन या क्या सिफारिश था, उसको एक बार आप जरूर देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कन्फर्म है बीपीएससी पूछता है, बीपीएससी के यहाँ तक यूपीएससी भी इसी क्वेश्चन आपका पूछता है इस सब समिति कमेटी से। और क्या कहते हैं इकोनॉमिक सेक्टर में जो भी कमेटी है आज़ादी से लेकर अभी तक लगभग 20-30 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछता है, और किससे संबंधित है और कब बना है, ये तो आपको अच्छे से रट्टाफिकेशन होना चाहिए। बाकी संविधान सभा का गठन जो है ना कब किया गया था, तो ये तो कैबिनेट मिशन 1946, तो इसमें आप हो जाएगा 68 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनिए तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है, 14 में सभी के लिए कानून समान है, 44 में समान न्यायिक संहिता और 48 में निजता का अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 21 में है, तो 59 का हो जाएगा, 69 का हो जाएगा आपका डी। 70 में निम्नलिखित में कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। समवर्ती जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसमें जो है 70 का हो जाएगा आपका ए। जनसंख्या और नियंत्रण, परिवार नियंत्रण दोनों पे कर सकता है। बाकी लोक स्वास्थ्य और राज्य का है, पर प्रति व्यक्ति आय जो इनकम टैक्स तो आपका केंद्र का है, विदेशी मामला भी केंद्र का है। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध जो है बीमा क्षेत्र से है, ये शायद बीपीएससी इस पर ही पूछा था, तो 71 का हो जाएगा सी। ये 1993 में इसका
गठन हुआ था, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। फिर बाकी जो है मुद्रास्फीति से जो लाभान्वित वर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप जो है ना इसको परीक्षण करें। तो जब इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो इससे जो किसको किसको बेनिफिट या फ़ायदा होता है, तो ऑब्वियसली बात ऋणी जो लोन लेता है जो है उसको फ़ायदा होता है, पेंशन भोगी वर्ग को भी फ़ायदा होता है, किसान भाई ऑब्वियसली जब महंगाई बढ़ेगी तो किसानों का ऊँची जो है ना कीमत पे सामान बिकेगा। इसमें जो है ना आपका 72 का इसमें सब सही है, 1 2 3। बाकी जो है ना हानि उपभोक्ता को होता है, कंज्यूमर को होता है, जो ऋण दाता है उसको होता है। नेक्स्ट जो है जीएसटी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएसटी क्योंकि हमेशा चर्चा में रहता है। तो जीएसटी से संबंधित अधिनियम अंतर्गत जीएसटी परिषद, ये भी सही है। पदेन सभापति वित्त मंत्री होते, एक कथन हो गया। तो फिर बाकी इंटीग्रेटेड जीएसटी का जो है ना पैसा 2 भागों में बांटा जाएगा, ये भी सही है। तो आपका 1 और 3, तो 1 और 3 बी नंबर इसका जो है ना आपका सही है जीएसटी के बारे में। 73 इरडा क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 1999 में बना है। इसका मेनली काम आपका है बीमा कंपनियों का नियमन करना। राष्ट्र आय मापने की सबसे जो अच्छी विधि आपका है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये जो आपका यहाँ देखिए ये जिसमें है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी। तो जीडीपी जो है तो यहाँ तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें आपके देश के से जो बाहर जो कमाने गए उसका पैसा तो आपने जोड़ा ही नहीं, ये तो ऑब्वियस बात नहीं होगा। यहाँ जीडीपी में क्योंकि दूसरे देश के लोगों का पैसा शामिल हो जाता है, दूसरे देशों का आपको घटाना पड़ेगा, ये तो होगा ही नहीं। बाकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दैट मीन्स की सकल मतलब क्या, जीएनपी, तो इसमें आपने मूल ह्रास तो घटाया ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट साधन लागत में, हाँ तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि देखिए ये जो पैसा होता है तो एक तो पहले फैक्टर कॉस्ट पे, रियल वैल्यू पे है, जितना आपका जो चीज़ लगा है, चाहे लैंड लगा हो या वेज लगा हो, मजदूरी लगा हो, उसी का आपने जोड़ा है। और यहाँ देखिए नेट है, नेट का मतलब ये होगा कि आपका जो डिप्रिसिएशन या मूल ह्रास आपने घटा दिया है। नेशनल होने का मतलब है कि हमारे देश में जो बाहर के लोग आए हैं या जो मेरे देश के लोग जो विदेश गए उस सब का जो पैसा घटा उठा के इसमें लाया गया है, इसलिए आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का सही आंसर हो जाएगा। बाकी शुद्ध घरेलू नहीं, डोमेस्टिक पर नहीं, जब तक नेशनल नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसका जो है 75 का हो जाएगा आपका सी। तो ये सब बेसिक है इकोनॉमिक्स का, इसको थोड़ा देखना चाहिए। बाकी राष्ट्र आय गणना का जो है ना अभी आधार वर्ष 11-12 है, 76 का सी हो जाएगा। शून्य आधारित बजट जो है ना, जीरो बेस्ड बजट आने का जो मेन पर्पस ये है कि जो ना योजनाओं और कार्यक्रमों को फिर से ना शून्य बेस पर जांचना। पीछे जो है ठीक है, लेकिन जो शून्य बेस से जांचेंगे तो ये 1900 जो है ना 97 में जो है ना ये इंडिया में जो है ना कॉन्सेप्ट लाया गया था। हालांकि और भी देश में पहले से चल रहे, इंडिया में ये जो है ना 1987-88 से ये कॉन्सेप्ट जो है ना लाया गया है। 87-88 1987-88 के बजट में ये लाया गया था। बाकी CRR में वृद्धि जब होगी तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा। देखिए CRR का मतलब ये एक ऐसा कुछ राशि का अनुपात होता है जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को जो है ना RBI के पास जमा करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसका वृद्धि करेगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर 4 या 5% है, मान 4% मान लेते हैं, ये 4% है, कुछ घटते बता रहता है इसमें। अगर 4% अगर मान लेते हैं इसको हम, तो बैंकों को टोटल संपत्ति का 4% जमा करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि किसी बैंक पास 100 रुपया, मान लेते हैं, हम मान के बना रहे हैं, तो 4 रुपये उसको जमा करना पड़ेगा RBI के पास। लेकिन अब RBI CRR बढ़ा के 4% से लेकर मान लीजिए 5% कर दिया। अब जो है इस बैंक, कमर्शियल बैंक को 100 का 5%, 5 रुपया RBI के पास जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब बैंकों को RBI के पास ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ा है। जब ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ा तो वो उसके पास पैसा कम बचेगा, तो लोगों को जो है ना लोन नहीं दे पाएगा। यहाँ वही देखिए यहाँ पे कि 78 पे सिंपल सी बात है, तरलता में वृद्धि होगा, ये तो बिल्कुल नहीं, तरलता कम होगा क्योंकि मार्केट से पैसा तो RBI के पास चला जाएगा। फिर बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि नहीं, ऋण देने की क्षमता में कमी होगा, ठीक ना। बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी,
हाँ ये जो है ना आपका सही है, क्योंकि पैसा अधिकतम आरबीआई के पास रहेगा तो पैसा उसके पास कम बनेगा कमर्शियल बैंकों के पास, ये सही है। बाकी घाटे की वित्त व्यवस्थापन ये भी नहीं है, सही है। तो 78 का आपका सी होगा, मैंने इसको आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। अब देखिए, एक देश अपनी मुद्रा का जब वो दाम घटाता है, अब मूल्य मतलब कि दाम घटाना, जैसे कि आप इसको ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि अभी जो है $1, इसको मान के बना रहा हूँ मैं क्योंकि सब वैल्यू घटते बता रहा है, घटते बढ़ते रहता है। जैसे मान लीजिए $1 का मूल्य अगर 70 रुपया है, ठीक ना, तो मुद्रा का अवमूल्यन होने का मतलब है कि दूसरे देश की मुद्रा में अपने वैल्यू घटाना। तो अभी मान लीजिए अगर कोई $1 किसके बराबर है, 70 रुपया के बराबर है। अब हमारी सरकार का नहीं, अब हम $1 के बदले जो है ना हम देंगे 80 रुपया मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे रुपये का दाम गिर गया। कैसे गिरा समझिए, पहले $1 70 के बराबर हुआ करता था, अब $1 मतलब कि 80, मतलब 80 रुपया हम दे रहे हैं। आप ऐसे समझिए, अवमूल्यन के पहले $1 का दाम 70 रुपया था। कोई अमेरिकी व्यापारी हमारे देश आया या $1 लेकर आया मान लेते हैं। अब $1 में वो 70 रुपये में मान लीजिए कि हमारे देश में जो है एक पेन मिलता है 7 रुपये का, तो 70 रुपये में 7 के हिसाब से कितना पेन खरीदा, वो 10 पेन खरीदेगा, ठीक ना। लेकिन अब देखिए वो $1 चूँकि अब मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, $1 में 80 रुपया वो पाएगा, यहाँ हमारे रुपया पाएगा। तो पेन का दाम कितना है, 60 रुपया। पेन का, इसमें वस्तु का दाम नहीं घटता बढ़ता है, पेन का दाम 60 रुपया है। अब वो 80 रुपया हम देखिए 10 से ज़्यादा पेन खरीद लेगा तो 11 पेन खरीद लेगा, तो हमारा निर्यात बढ़ता है। मतलब कि अवमूल्यन होने से मेरा पैसा कमज़ोर हो जाता है, इस देश में ज़्यादा सामान खरीद पाता है और दुनिया के देशों में वो क्या करता है, जाके बेचता है, निर्यात बढ़ता है। अवमूल्यन करने का एक मेन पर्पस ये भी रहता है सरकार के, भाई मेरा निर्यात बढ़े। हाँ, अगर यही हम मुद्रा का दाम बढ़ा देंगे तो मेरा जैसे उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें जो है 79 में जो है इसका जो मैं दिया था, एक तो पहली बात, अगर व्यापार अगर जो घाटे में है तो हम ये कर सकते, जैसे अभी चाइना का व्यापार घाटा लगभग $100 के आसपास पहुंच गया है। तो व्यापार शेष को बैलेंस करने के लिए हम कभी कोई करते हैं। उसके बाद जो है इसमें आयातित वस्तुओं और सेवाओं की लागत को संतुलित करने में, ये नहीं आयातित वस्तु ये सब नहीं होता है। देश में मुद्रास्फीति को प्रवृत्ति को कम करने के लिए भी इसका उद्देश्य नहीं होता, हाँ निर्यात को बढ़ाने के लिए होता है। तो इसका आंसर ए और डी होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। क्योंकि जो है ना क्या करने के लिए दो मेनली इसका जो है ना पर्पस होता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका 80 में निम्नलिखित में कौन सा कोर क्षेत्र नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 8 कोर एरिया होता है इकोनॉमिक्स में, जो जब सूचकांक जब निकालते हैं इसमें कि विद्युत होता है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट होता है, उर्वरक और इस्पात और कोयला होता है। तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो इसमें परिवहन नहीं, बाकी ABC है। हाँ, ये मुद्रा की जो है ना तरलतम माप, देखिए यहाँ पे ना 81 में ये भी बैंकिंग सेक्टर का ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मोस्ट लिक्विडिटी का मतलब, या तरल माप का मतलब ये होता है जिसको हम जल्दी जो है ना यूज कर सका। इसे सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो पैसा है और जो है ना अभी आपके पास मान लीजिए कि वो पैसा आपका सोने के रूप में रखा हुआ है, गोल्ड के रूप में रखा हुआ है, तो आप जो है ना जो आपके पास जो पैसा है पैकेट में, इसको आप जल्दी खर्च कर पाइएगा। लेकिन सोना को फिर पैसा बनाइएगा तभी खर्च कर पाइएगा, तो आपका ये पैसा अधिक लिक्विड है। तो यहाँ पे तो आप जानना पड़ेगा कि M1, M2, M4 में कौन पैसा आता, कौन कौन सा पैसा है। तो M1 में जो मेनली जो आपका आता है, इसमें लोगों के पास जो करेंसी होती है, ठीक ना, फिर बैंकों में जो नगद जमा होता है, जो RBI के पास होता है, तो ये ज़्यादा लिक्विड है, तरल है, क्योंकि इसको जल्दी हम यूज कर सकते हैं। बाकी M2 में तो M1 का पैसा होता ही होता है, डाकघर का भी जमा होता है, और डाकघर से तुरंत निकालना, मांग जमा आसान तो है नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। बाकी M3 भी आपका M1 का पैसा आता है, फिर बैंकों के पास जो इसमें आपका जो टाइम डिपॉजिट होता है वो होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है निकालने में। बाकी M4 तो और ज़्यादा कम लिक्विड है, क्योंकि इसमें M3 का पैसा है, फिर डाकघर में कुल जमा। आपका सिंपल ध्यान रखिएगा जो है ना, ये जो है ना आपका सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें तरल या लिक्विड होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर विश्व ग्लोब का निर्माता ये एनफैटी का सवाल है, तो C हो जाएगा, मार्टिन बेहम। निम्नलिखित में किसका घूर्णन पूरब से पश्चिम है, जिसमें तो जो है ना आपका 2 हो जाएगा, शुक्र और अरुण, तो E हो जाएगा 83 का, E ऑप्शन। कोनराड जो है आपका
जो डिस्कोरिटी है ये बी हो जाएगा, 84 का बी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में है। पृथ्वी का जो एवरेज जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो 85 का सी हो जाएगा। इन्फेलबर्ग जो है ना किसलिए आकृति थी, ये 86 का आपका बी पवन का है। बाकी हाँ, एशिया और यूरोप को कौन सीमा जो है ना इसमें नहीं बनाते। देखिए अगर आप जब सही से मैप देखिएगा पूरे वर्ल्ड का तो थोड़ा आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एशिया यूरोप की सीमा बनाती है। तो यहाँ इस जगह यूरोप है, मान लीजिए यहाँ पे इस जगह एशिया का पार्ट है। तो यहाँ देखिए ये अफ्रीका वाला, तो यहाँ देखिए भूमध्य सागर है, यहीं पे काला सागर सीमा बनाती है। फिर आपका यूराल पर्वत भी जो पश्चिम में बनाती है और कैस्पियन सागर भी बनाती है। इसमें जो है ना एशिया यूरोप की सीमा सब बनाती है, ये सब। इसका अर्थ हो जाएगा ई। इसको एलिफेंट आप देखिए एक बार पता चल जाएगा और भी इसको बरबार भी मिल जाएगा। बाकी इनेसी नदी किस महासागर में जो है ना गिरती है, 28 का डी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर में उल्टाई जाता है, ठीक ना। फिर देन अटाकामा मरुस्थल जो है ना आपका ये 89 का नाइट्रेट के लिए फेमस है, बहुत ही फेमस डेजर्ट है, पूछ सकता है। बाकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से नहीं आते हैं, तो इसमें जो है 90 का देखिए ई हो जाएगा, इसमें आपका सोमालिया और जिबूती है, तो इसका आफ्टर ई हो जाएगा। 91 किस मंडल को संवहन मंडल बोलते हैं, आप ऑब्वियस सी बात है जो हवा जो गर्म होकर ऊपर जाती है कहाँ जाती है, क्षोभ मंडल। 91 का आपका सॉरी इसमें जो है हाँ 91 का जो आपका डी हो जाएगा। फिर बिलीवाओ का स्थानीय हवा का नाम जो है कहाँ बहती है, तो ये 92 का आपका डी इक्वाडोर हो जाएगा। फिर यांग याप दर्रा जो पासेज जो है 93 का, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में है। और जितना भी दर्रा है खासकर इंडिया का, जैसे कि पूरब से पश्चिम या वेस्ट टू ईस्ट, इसको अच्छे से देख लीजिए कौन सा स्टेट में है, क्योंकि मैचिंग आता है तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, उसको डेली सुबह शाम याद कीजिए तो याद हो जाएगा। बाकी इंडिया, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य जो है ना आपका कौन सा चैनल है, इसका हो जाएगा ए, ग्रैंड चैनल नाम है उसका ए। जीवित जल पुल जो लुसेंट का फैक्ट है, तो 95 का डी मेघालय में है। उसके बाद जो है कौन सा पश्चिमी घाट का बंदरगाह है, तो पश्चिमी घाट का बंदरगाह जो है आपका देखिए इसमें अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट तो इसमें ए भी है और ये भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। बाकी तूतीकोरण और एन्नोर जो है आपका कहाँ पे है, पूर्वी तट पे है। तो आप जितना भी पूर्वी तट में बंदरगाह है पश्चिमी में इसको एक बार लुसेंट से भी कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ई, 96 का ई, ठीक ना। देन जो है कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, तो ऑब्वियस सी बात है वन तो जो नेचुरल है, फिर घास का मैदान नेचुरल है, झील भी नेचुरल, ये आपका धान की खेत जो है नेचुरल नहीं है। 97 का यूपीएससी को फन पूछा है, पर्यावरण का है, तो बी हो जाएगा 97 का। फिर ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किनका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से था, तो महात्मा बुद्ध जीवन में कहाँ कहाँ उपदेश दिए वही आपको इसमें जानना था। अवंती जो है ना वो अवंती को सॉरी अब एक तो मगध और दूसरा कौशल, बाकी वो गंधार नहीं गए थे, तो 98 का जो है आंसर जो आपका डी हो जाएगा 3 और 4, तो गंधार और अवंती नहीं गए थे, कौशल और अवध मगध से उनका ताल्लुक था, वो वहाँ पे गए थे। 98 का हो जाएगा डी। देन जो है क्रांतिकारी नेप्ती नाग का संबंध बिहार के भागलपुर से था, बुक में दिया है, 99 का ए हो जाएगा। बाकी सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में कब शुरू किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा 2000 का जो है ना हो जाएगा आपका ये 2019 में नहीं, इसमें 2018 है, सॉरी गलती हो गया, 100 का जो है 18 है। ये जब शराबबंदी की तो उसके बाद जो है ना ये जो है ना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया 2018 में। फिर भारत का पहला लिथियम सेल प्लांट जो है ना किस राज्य में है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश तिरुपति में स्थापित किया जाएगा। देखिए जितना भी भारत या बिहार में पहला है तो वहाँ से पूछता ही पूछता है, तो आप उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान दे के देख लीजिएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएगा। बाकी हाल ही में एशियन पॉम ऑयल्स का गठन किन 5 एशियाई देशों ने किया है, तो इसका आंसर ए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। फिर 22 में जो संघाई शिखर जो मीटिंग अभी हाल ही में हुआ था जहाँ मोदी जी भी गए थे, 103 में ए, समरकंद। देन जो है इसमें आपका 104 में सीबीआई द्वारा ड्रग्स स्मगलिंग में जो है ना एक अभियान चला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 104 का
बी गरुड़ है, ऑपरेशन गरुड़। अब जितना भी ऑपरेशन चलता है बिहार में भी है, आरपीएफ के द्वारा चलता है और भी जो है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, आपको अपन पूछेगा ही पूछेगा। बाकी फैन अभ्यास अल नहास तो ओमान के साथ होता है, 105 का ए हो जाएगा। हाँ, G20 काफ़ी फेमस रहता है। G20 में कितने देश है पूरा एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। G20 कब बना है या किस किस बैकग्राउंड में बना है, उसका मीटिंग कैसे होता है, उसका और क्या, उसके बारे में सारा फैक्ट एंड फिगर्स आपको याद होना ही चाहिए। अगला बैठक कहाँ होगा, अगले पिछले 3 साल का बैठक कहाँ हुआ है, या G20 के देशों ने क्या कोई घोषणा पत्र जारी कभी किया है क्या, वो क्यों फेमस है, इन सब चीज़ों का आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार फिर से बनने का चांस है, क्योंकि इंडिया में होने जा रहा है तो एग्जामर का ध्यान वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो 106 का जो है ना आपका हो जाएगा। हाँ, ये देखो क्वेश्चन पहले क्या था कि बाली यूनिवर्सिटी में हुआ था, ये 15 नवंबर को इस बार 2022 का। इसमें जो है ना ये सब शामिल, रूस शामिल नहीं है, लेकिन जो है ना आपका तुर्की और जर्मनी तो शामिल है ही। इसको बारे देख लीजिएगा। इसमें जो है G20 में सॉरी रशिया भी शामिल है, तो लेकिन इसमें नहीं था, तो इसका आंसर कौन सा जो है ना वो सत्य है, तो इसमें आपका बी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन तो पहला तो आपका सही ही है। नेक्स्ट जो है इसमें 107 में हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक प्रतीक गमोसा या गमछा को जो है ना जीआई टैग मिला है, और ये उस असम को मिला है, और असम के इस गमोछा को जो है ना मोदी जी भी पहने थे किसी चुनाव रैली में। 108 का जो आंसर है कि हाल ही में आरबीआई ने खुदरा डिजिटल रुपये के लिए पायलट प्रोजेक्ट में किन 4 शहरों शुरू किया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 108 का ए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और भुवनेश्वर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, ये पूछेगा आपसे इस बार। इसका आंसर हो जाएगा 109 का सी, अंचता फरत कमल, 109 का सी, ठीक है। फिर देख प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है, 2025 तक, 110 का हो जाएगा डी आंसर। पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय आयोग किस पर अध्ययन करेगा, तो ये मतांतरित जो है दलितों को एससी का दर्जा देने पर। तो जितना भी हाल फिलहाल समिति का गठन किया गया है, खास करके जो सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। 78 नंबर का G20 बैठक अभी कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है, तो इसका 112 का ए हो जाएगा। फिर 113 में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जितना भी मीटिंग है इसको अच्छे से कीजिए। फिर चाइना हो जाएगा। फिर चिल्का झील आपको किस राज्य में, 114 का सी केरला में है, सॉरी उड़ीसा में है, 114 का सी हो जाएगा। देन जो है ईडी किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो 115 हो जाएगा। ईडी जो है ना आपका वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के लिए, इसका हो जाएगा वित्त विभाग में, 115 का हो जाएगा आपका डी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो ये जो है आपका इसमें, तो इसमें 116 का सी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है 100, हाँ ये क्वेश्चन बीपीएससी भी हर एक बार पूछ चुका है। 117 का मुल्ला पेरियार बांध जो है ना, ये आपका ए जो है इसमें हो जाएगा फर केरल में स्थित है। देन जो है ऑपरेशन आहत 118 का आरपीएफ ए हो जाएगा, शुरू किया है मानव तस्करी रोकने के लिए। समानता की मूर्ति, यहाँ तो क्वेश्चन तो टाइपिंग में गलत हो गया था, देखिए समानता की मूर्ति, और यहाँ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर यहाँ यूनिटी मतलब ये एकता, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, गुजरात हो जाएगा, लेकिन इसको अगर जहाँ हिंदी वर्जन अगर देखा जाए तो समानता की मूर्ति रामानुजाचार्य ए हो जाएगा। हालांकि ऐसे अगर इंग्लिश वर्जन देखिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ई। तो अब जैसे कि अब जो टेस्ट दिए हैं, अगर वो ए मारे हैं तो वो भी ठीक है, अगर ई लगाए हैं तो वो भी सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 119 का ए और ई, लेकिन इसमें हिंदी वर्जन तो इसका आंसर ए रामानुज होगा। देन जो है 12 नंबर 120 में था आपका क्वाड, तो क्वाड कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए क्वाड में 4 ही देश है, चाइना शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन बीपीएससी से इस तरह पूछ चुका है, ऐसा 1-2 आसान क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। फिर 121 में जब प्रधानमंत्री जनधन योजना का किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो 121 का हो जाएगा वित्त मंत्रालय ए हो जाएगा। फिर नाटो का सदस्य कौन नहीं है, तो नाटो 1949 में बना है, जब शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था उसी समय से अभी भी एक्टिव है। तो रशिया इसका सब मेंबर नहीं है। ठीक, स्पेन, अल्बानिया, ये है ई हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 ऑप्शन हो गया था, हालांकि अल्बानिया स्पेन दोनों है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। 122 का जो है ना, सॉरी
कौन नहीं था, रसिया हो जाएगा, रसिया नहीं है, बाकी तो ये सब स्पेन अल्बानिया है ही। और ध्यान रखिए अभी उसमें ना 30 देश है, तो पूछता है लास्ट अभी कौन सा देश है, मेसिडोनिया है, और अभी आगे फिनलैंड और जो है ना स्वीडन बनने के लिए अपना आवेदन जो है ना ऐसा कुछ प्रोसेस कर रहा है। फिर नेक्स्ट 123 बॉर्डर हाट मतलब कि जो है ना बांग्लादेश के साथ में ये लगता है। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा में जो है ना ये लगा था तीसरा बॉर्डर हाट मेला जो है ना। तो इसको 23 का सी हो जाएगा। देन जो है हाल ही में भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान इलाके में चली गई थी, तो उसका नाम क्या था, ब्रह्मोस 124 का आपका जो है ना जो बी हो जाएगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये सी हो जाएगा, बीजिंग में। फिर हाल ही में 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको मिला है उनका नाम याद रखिएगा। 57 का भी 56 का भी, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा दामोदर मौजे जी। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया था, इससे पूछता भी 129 का हो जाएगा आपका, 127 का हो जाएगा आपका ए 1993 में। और इस ये जो ना एक एक्ट के तहत किया है, ये एक कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति भारत कितने साल के चुना गया है, तो भारत जो है अभी इसमें 4 साल के लिए 2021 से लेके 25 तक चुना गया था। 128 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो 23 के गणतंत्र दिवस पे किस देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, ये मिस्र के आ रहे हैं, मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी। ये क्वेश्चन समझिए कि फिक्स हो गया, पूछेगा एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जो है एफ्ले बार्टी जीती थी, 130 का हो जाएगा ए। अभी देखिए नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है। अगर यहाँ इंडिया का अगर मैप देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना ऐसे बह रही है। तो जबकि अधिकांश प्राकृतिक नदी जो भी कृष्णा कावेरी महानदी सब इधर बहती है। तो कहता है कि क्यों ऐसा होता है, तो भ्रंश घाटी में पहली बात सही है, विंध्यन और सतपुरा के बीच में है, ये भी सही है। भूमि की ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। देखिए इधर भूमि की ढलान नहीं है, भूमि की ढलान तो इधर ही है, तो इसका आंसर पहला दूसरा सही है। 131 का हो जाएगा जो है ना 1 और 2 डी, 131 का डी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भारत का अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस शैल युग में पाया जाता है, तो 132 का बी टर्सरी में हो जाएगा, ठीक है, तो तृतीय युग में सब पाया जाता है। 133 कौन सी ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है, ऊर्जा देने वाला भोजन जो है इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है और फैट भी देता है, आंसर हो जाएगा बी, 133 का बी। देन विज्ञान की किस शाखा में नींद का अध्ययन किया जाता है, हिप्नोलॉजी, 134 का बी हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वॉट है, 135 का डी हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन देखिए कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों का संख्या क्रमशः जो है ना आपका 18 है, 20 है, तो इसका तत्व का जो है ना द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे आपका देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना था, 18 दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है वही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा, तो 18 प्रोटॉनों की संख्या पी हो गया, ये आपका जो है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई हो गया। अब इसमें जो है आपका जो है कहा जाता है इसमें कि मास जो है ना आपका कितना है, तो मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन की संख्या आपको दिया गया है 20 और प्रोटॉन हो गया 18, तो आंसर हो जाएगा 38, 136 का डी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन जो है ना अनुपस्थित अपसेंट कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन जो है 137 का हो जाएगा ए, केरोसिन में नहीं होता, बाकी कांच मिट्टी सीमेंट में होता है। 138 कौन सा अभी किस देश में तूफान मैगी आया था, तो ये बहुत फेमस रहा था, चर्चा में रहा था, ये 138 का बी। नेक्स्ट बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व 2023 जो है ना ये कहाँ किया जाएगा, 139 का हो जाएगा, होगा भारत में, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं, इसका आंसर 139 का ई हो जाएगा। 140 किस देश में हालिन आयरन बीम, ये तो बहुत फेमस है, तो इजराइल, ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है कई पीसीएस में। नेक्स्ट हाँ ये अब मैथ का आ गया, तो मैथ में देखिए आसानी मैथ था इसमें, पहला तक कि इसको कुछ मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें करे किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 5% की कमी की जाए। तो देखिए हम मान लेते हैं अभी जो है ना, देखिए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है कि अगर जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इनिशियल स्टेज पर हम मान लेते हैं कि लंबाई भी 100 है
और चौड़ाई भी 100 है। तो ये दोनों लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 1 पर 4 जीरो। ठीक, अभी अब बढ़ गया, कितना बड़ा है 20, तो 100 से 120 हो जाएगा, 20% बड़ा है। और यहाँ कम ही हो गया, कितना 5 कम हो गया, तो ये कम हो जाएगा तो 90 आपका जो है ना 5 हो जाएगा। तो अब देखिए अब जो बढ़ने के बाद मतलब चेंज होने के बाद जो एरिया क्या होगा L इंटू बी होगा। जब इसको आप गुना करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 11,400। तो पहले आपका देखिए 10,000 था सब मिला के एरिया, अब हो गया 11,400। वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि कितना हुआ है देखिए, वृद्धि हुआ है 1400, घटाइएगा तो 11,400 को 10,000 में घटेगा तो 1400 हो जाएगा। अब पहले कितना था, चूँकि परसेंटेज निकालना है तो पहले था 10,000, तो गुना कितना करना है आपको 100, तो 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचा 14% में जो है ना आपका वृद्धि होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें कमी दिया था, वृद्धि दिया था, लेकिन यहाँ पे 14% जो है ना मैं वृद्धि नहीं दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा ई। तो ऐसे ही जो है ना मैथ में मैं बोला था कि प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी यूट्यूब पे वीडियो मेरा अभी कुछ बना हुआ नहीं, तो जो भी टीचर एसएससी या कोई जो पढ़ाता है यूट्यूब वो टीचर, उसका अगर आधा घंटा भी अगर कुछ बेसिक एक फर्स्ट अगर जहाँ 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देख लीजिए, खास करके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब, मतलब कि आप 4-5 घंटा दे सकते हैं, कोई बहुत 5 घंटे का 10 घंटा भी दे सकते हैं। 10 घंटा अगर मैथ में आप देंगे तो जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर तो हो सकता है उनसे 8 का फॉर्मूला बन जाए। 10 घंटा देना कोई मतलब कि ख़राब काम नहीं, आप उसको आराम से दे सकते हैं। देखिए अगर करंट अगर मान लो 10 घंटा आपने करंट अफेयर पढ़ा, उसमें 10 घंटा में करंट अफेयर 10 या 5 आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं, लेकिन अगर मैथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ आपका मतलब 10 में से 5-6 भी बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैथ करने के बाद वीडियो प्लीज 10 घंटा मिला के देख लेगा, आपका चीज़ें बेहतर हो जाएगा। बाकी 142 का जो आंसर था, इसमें आपका जो है ना आंसर जो है 20 दिन होगा। कितना, इसमें क्वेश्चन सिंपल ये था कि सुरेश किसी काम को 20 दिन में करता है। वीरेंद्र से जो 10% दक्ष है, मतलब वीरेंद्र जो है ना 10% क्या है ज़्यादा दक्ष है। तो अगर तो वीरेंद्र उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो सिंपल से यहाँ देखिए क्या है कि वीरेंद्र और सुरेंद्र है, तो वीरेंद्र 10% दक्ष है किस पे, सुरेंद्र। मान लीजिए सुरेंद्र अगर 100 है तो 110 होगा, तो रेशियो क्या बनेगा दक्षता का 1:10। तो काम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 करेगा और ये कितना कर लेगा 11 कर लेगा, कौन वीरेंद्र, उल्टा हो जाता है संबंध। तो अब ऑब्वियस सी बात है वीरेंद्र द्वारा लिया गया काम क्या हो जाएगा, तो कह रहा है वीरेंद्र उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 10/11, और चूँकि 22 काम है तो कितना गुना 22 कर दीजिए, तो 2 इसमें कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 20। ये आसान है, मैथ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर देना है किसी वस्तु को, हाँ ये 143, इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन बेसिक था सीपी और एसपी का। किसी वस्तु को 15% हानि की अपेक्षा 15% लाभ बेचने पर 90% ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर आप सिंपल एक तो कहते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है। तो अभी हम मान लेते हैं कि सीपी जो है 100 है, ठीक ना, सीपी कितना 100, कहते हैं 15% हानि की अपेक्षा लाभ पे बेचते हैं। तो मान लेते हैं कि 15% हानि तो 85 रुपया हो जाएगा, और 15% क्या लाभ 115 रुपये में बेचा। तो अब कहता है कि तो 90 रुपया ज़्यादा मिलता, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना है यहाँ पे 30। इसी 30 का डिफरेंस जो 90 के बराबर है, ये मैथ का बहुत बेसिक ट्रिक है। तो 1 का कितना हो जाएगा 0 कट गया, 3 और 9 भी कट गया, तो 1 बराबर कितना हो गया 3। 1 का वैल्यू 3 है, तो सीपी कितना था 100 था माने थे, तो ये 300 इसमें क्या कर दीजिएगा आप गुना कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 140 का 143 का डी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मैथ आगे, ये देखिए आसान था, 5 वर्ष जो है ना एज वाला सवाल में दिया था, ये भी बेसिक ट्रिक से बन जाएगा। 5 वर्ष पूर्व मनीष और संजय की आयु का अनुपात 2:3 था, 10 वर्ष बाद यह 8-9 हो जाता है, तो अभी वर्तमान उम्र कितना है। तो अभी हम सिंपल क्या है कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, तो अगर अभी 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो अगर अभी हम x लेते हैं, ठीक ना, मतलब कि इसका अभी देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो अभी अगर वर्तमान 2x लेते हैं,
और किसका, मनीष का, और संजय का 3x लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो अभी वर्तमान कितना हो जाएगा, अभी एक इसमें 5 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 5 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 5 जोड़ दीजिए, ये पूर्व का है 2x और 3x। अभी चूँकि 5 साल पहले की बात है, अभी तो इसको 5 साल जोड़ना पड़ेगा प्रेजेंट में लाने के लिए, क्योंकि जब भी कभी हम एज का सवाल बनाते हैं प्रेजेंट में लाना पड़ता है। आप कहते हैं कि 10 साल बाद, क्या कहता है 10 साल बाद, इसमें 10 जोड़िए, 10 जोड़िए, यहाँ भी इसमें भी 10 जोड़िए, कहता है 10 साल बाद जो है ना दोनों का जो अनुपात है ये 8:9 हो जाता है। तो कहता है कि इसकी मनीष की वर्तमान x का मान निकाल लीजिए, मनीष का ये है उसमें रख दीजिए। अब इसको आप कटिंग पिटिंग करके देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस देखिए 10 5 15 हो जाएगा, फिर देन 3x, फिर 15 बराबर 8/9 हो जाएगा। इसको जब आप क्रॉसिंग करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 18x हो जाएगा, प्लस इसमें 15 गुना 9 तो 135 हो जाएगा, बराबर 8 इंटू 3 तो 24x हो जाएगा, फिर 50 इंटू 8 तो आपका 120 हो जाएगा। तो इसमें x का मान निकालते 18x माइनस 24x बराबर 120 माइनस 125, ये हो जाएगा आपका -6x, और यहाँ हो जाएगा माइनस आपका 15, माइनस कैंसिल हो जाएगा। इससे बेसिक कैलकुलेशन है। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा 15 बाई कितना 16। इसका इसको और सॉल्व करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 से कटेगा तो यहाँ 5 3 15 और 3, तो x का मान निकल गया आपका 5/2। तो कहता है कि वर्तमान आए, तो वर्तमान तो हम क्या 2x + 5 ही माने थे ना, तो वर्तमान 2x + 5, तो 2x का मान कितना निकाले आप 5/2 निकाले हैं, यहाँ 5/2 कर दीजिए प्लस 5 कर दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 5 5 10, तो यहाँ पे 144 में हमने कहीं 10 ऑप्शन दिया ही नहीं है, आंसर हो जाएगा ई 144 का ई। ऐसे करके मैथ करना, और भी सवाल है 4 बाकी 6 सवाल, जैसे कि 145 में यहाँ देखिए क्या था कि किसी चुनाव क्षेत्र में सिर्फ 90% लोगों ने मतदान करने आए, मान लेते 100 अगर है, 90 मतदान कर 90%, 90 लोग वोटिंग किए, डाले गए मतों का 20% अवैध हो गया, इसका 20% 18 मत जो है बेकार चला गया, बाकी इधर कितना बचा आपका 2 और 8 में गया तो वहाँ 78 बचा, ये वैध मत है, ध्यान रखिएगा। हारने वाले प्रत्याशी को 350 वोट मिला, अब हारने वाले को कितना बोल रहा है 350 बोल रहा है, जीतने वाले को कितना मिलेगा, तो आगे कैसे बढ़िएगा आप, अगर कुछ लिंकेज रहता कि नहीं ये जो वैध मतों का इसको इतना मिला, अगर ये लिखा नहीं वैध मतों का कुछ % हारने वाले को मिला, तभी आप निकाल सकते थे, कोई लिंकेज सवाल में नहीं है। तो यहाँ प्रत्याशी कितना प्रतिशत मत लाया है इसमें से, वैध मतों में से, वो कुछ नहीं दिया है, इसलिए इसको हम तय ही नहीं कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, प्रीवियस पे जाके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये था आपका रीडिंग का एक सवाल दिया था, तो यहाँ 11 16 26 43 69 104। तो यहाँ पे अगला जो है ना कौन सा गलत है इसमें से, और मतलब ये आपका फ्रिज है और इसमें से कौन सा गलत ये दिया था। अब देखिए 11 से 16 लाना है, 11 से 16 कैसे आएगा, 11 से 16 कैसे आएगा इसमें देखिए क्या कीजिए 2 इसमें प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कीजिए तो 2 4 हो जाएगा, और उसके बाद जो है तो 4 यहाँ हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़िए तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, फिर इसमें वही करना है, यहाँ 2 से किए इसमें 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर करते 1 तो 3 3 1 10 तो 26 हो जाएगा। तो ऐसे करके 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस आपका जो है ना 1 करना था। फिर इसमें अगर आप 26 में अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 जो है ना एक जो है ना 17 हो जाएगा, तो 26 17 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर 43 में अगर क्या कहते हैं 5 को स्क्वायर कीजिएगा 26 जोड़िएगा तो आपका जो है 59 जो है ना हो जाएगा। फिर अगर 59 में जो है अगर आप 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा प्लस 1 37, तो इसमें सब जगह 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए
ये गलत है, यहाँ 106 होगा, लेकिन इसमें जो है ना आपका मैं जो है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी 104 जो है ना गलत है। तो 6 होना चाहिए 104, लेकिन उसमें 4 है, उसमें दिया है 146 का जाएगा डी। नेक्स्ट जो है आपका, हाँ ये जो सवाल है ये स्पीड एंड चाल का सवाल है, आसानी सवाल है। इसमें देख लीजिए सवाल क्या था कि जूही अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा स्कूल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती जाती है। इस दौरान उसको 7 घंटा टाइम लगता है, तो स्कूल से घर की दूरी कितना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल आप मान लेते हैं डिस्टेंस जो है ना एक्स है, सेम डिस्टेंस होगा। तो पहला जो है ना जाती है कितना से क्या कहते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, टोटल दूरी बटे स्पीड। फिर आती भी है वही डिस्टेंस कितना, लेकिन इस बार स्पीड क्या है 4, तो लिया गया टाइम कितना है 7। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका एक्स का मान हो जाएगा 12, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 12। घर की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे 148 का सवाल है कि किसी चारागाह में कुछ जानवर है, तो चरवाहे हैं और कुछ जानवर हैं। यदि सिर को गिनते हैं तो 100 होता है, और अगर पैर को गिनते हैं तो कितना होता है 300 होता है। तो चारागाह में कितने चरवाहे हैं, तो चरवाहे में तो इंसान ही होगा, इंसान का 2 पैर होगा और जानवर का 4 होगा। तो क्या गिना जा रहा है, सिर गिना जा रहा है, क्या गिनते हैं सिर। तो ऑब्वियस सी बात है चरवाहे का भी और जानवर का भी सिर तो एक ही होगा, 2 सिर तो होगा नहीं। तो सिर हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, मतलब कि चरवाहे और जानवर का। तो टोटल कितना है 100 है। फिर अगर पैर गिनते हैं तो पैर इंसान का 2 पैर होता है तो 2x, और जानवर का 4 पैर तो 4y, कितना हो जाता है 300। और ये इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन ए 2 वेरिएबल्स। ये क्लास 10 का है, और ऐसे इक्वेशन का सवाल भी पिछले 3-4 बार से पूछ रहा है x और y का मान निकाले। इसलिए क्लास 10 का इस टॉपिक को देख के जाइए, अगर 1 नंबर आपको फिक्स करना, और मैं अपने वीडियो में इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, इसको कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 100 गुना 2 कितना हो जाएगा 200। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 300। इसको सॉल्व करते हैं, अगर माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आने का माइनस फैन आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 4x में गया 2y, तो -2y बच जाएगा, क्योंकि जब भी साइन डिफरेंट होता है तो माइनस करने के बाद बड़े का साइन लगता है, बड़ा का साइन यहाँ क्या है माइनस है। और फिर यहाँ पे 300 में 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -100 बच जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकल गया 50, कितना निकल गया y का वैल्यू कितना निकल गया 50। तो आपने y जो है जानवर माना था, तो कह रहा है कितने जो है ना चरवाहे हैं। तो y अगर 50 है, चूँकि x इसका 100 था पूरा, x भी कितना होगा 50 ही होगा, 148 का a हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन था ये समतुल्य बट्टा वाला 149 में 30 और 35 का जो है ना समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा निकाल शॉर्ट ट्रिक होता है, जो भी दिया है ना आपको दोनों को जोड़ दीजिए पहले, 30 प्लस 35, फिर क्या कीजिए माइनस जो दिया है 30 और 35, अब बटा कितना कर दीजिए 100, यहाँ हो जाएगा 65। जब इसको सॉल्व करेंगे इस पारे को तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, तो इसको कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 54.5। तो 149 में कोई ऑप्शन नहीं है, 54.5 इसका आंसर क्या आ जाएगा ई। तीसरा आसान सवाल है। बाकी एक अंतिम में है कि एवरेज का सवाल है कि किसी समिति के 30 सदस्यों की औसत आयु 38 है, तो इसको हम थोड़ा लॉन्ग से बता देते हैं। 30 मेंबर है, अभी 38 उसकी औसत आयु है, तो इसको जब गुना भाग करेंगे तो 1040 हो जाएगा। अब कहते हैं एक अन्य सदस्य शामिल होने से, मतलब अब 30 की जगह क्या हो गया 31 हो गया, तो अब जो है ना औसत आयु चालू हो जाता है, 38 से 40 हो गया। अब बताइए टोटल कितना हो जाएगा ये 1240। कहते हैं कि नए की उम्र क्या है, तो अब देखो इसको जो है ना सॉल्व कीजिए, तो 1240 अब हो गया है। पहले टोटल लोग का कितना था 1040 था, तो 0 और यहाँ आपका सॉरी यहाँ पे जो है ना कितना है 1200। इसको फिर से देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में कुछ गलती हो गया। 30 सदस्य था, 38 एवरेज था, तो अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा
8 3 24 का 4 2 और 3 3 9 2 11, तो 1140 हो जाएगा पहले टोटल एज। अब चूँकि एक बढ़ गया है तो अब 30 जगह 31 हो गया है, लेकिन अब उसका जो है ना एज हो गया एवरेज 40। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 यहाँ 12, तो पहले था 1140 पूरा एज, अभी कितना हो गया 1240। तो इसमें अब मैनेज कीजिए 1240 को 1140 से, तो 0 0 1 कर जाएगा, तो 100 वर्ष एज है जो नया लोग इसमें शामिल हुआ है। तो ये हो गया, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो इसको एक बार देख लीजिए। और मैं यहाँ पे जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया था, या तो कुछ बेस्ड था प्रीवियस ईयर पे, कुछ नए क्वेश्चन भी थे, एनसीईआरटी बेस्ड भी थे, तो सारी चीज़ों को लेकर किया था। हाँ, कुछ एक दो क्वेश्चन में टाइपिंग गलती हो गया था, मैं जिसको टाइप करने देता हूँ उससे भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है, तो कोशिश रहेगा नेक्स्ट टाइम से गलती ना हो। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और कोशिश करें जो भी प्रैक्टिस टेस्ट लगावे तो जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनता है, तो जैसे कि ये गोंडवाना क्या है या टर्सरी क्या है, ये सब एज क्या है, तो इसको थोड़ा ना इसके बारे में थोड़ा बहुत ना बुक में देख लें, या नहीं तो जब भी पढ़ें तो इस सब टॉपिक को देख लें, क्योंकि होता है कि कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाता है। आप प्रीवियस ईयर अगर जब आप क्या कहते हैं घटना चक्र पढ़ते होंगे तो वहाँ तो स्ट्रक्चर दिया रहता है। यही देखिए अब जैसे कि अभी इसमें आपको जानना था किसी के भ्रंश घाटी क्या है, या विंध्य पर्वत कहाँ है, इसी का हिस्सा कहाँ बिहार तक गया है, फिर सतपुरा है, फिर अरावली पर्वत है। तो अब जितना भी इंडिया में पर्वत पहाड़ पठार है, क्रम लगाइए, नॉर्थ ईस्ट या सबसे दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, हिमालय पर्वत में कौन कौन सा कहाँ का माउंट क्या कहते हैं पीक है, हाईएस्ट है, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो बहुत ही जो है ना बारीकी से चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगा तो हिस्ट्री में खासकर जैसे कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में पत्र पत्रिकाएं हैं उसके संपादक या जो है जो भी घटनाक्रम है, खासकर गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन से लेके जो भारत छोड़ो आंदोलन है, वो खासकर जितना भी ये जनजाति विद्रोह है उसका ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ईयर में फंसा देता है उसका नेता कौन था, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, ये सब करना पड़ेगा। फिर बिहार के लेवल पे भी जो भी विद्रोह होता है खास करके, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कोशिश करें कि कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे कि रीजनल ज्योग्राफी जितना है, क्योंकि कई लोगों को फ़ोन पे था ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, तो मैं बोल ही देता हूँ। ज्योग्राफी में देखिए क्या है कि ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पहले थोड़ा पढ़ लें। फिजिकल में वही जैसे लिथोस्फीयर है, प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट है, या जो है ड्रिफ्ट थ्योरी है, फिर उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में है, कैसे मूवमेंट होता है प्लेटों का, ये देख लीजिए, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब फिजिकल कर लीजिए एक बार, ठीक ना। बाकी समुद्र का कौन लवणता कहाँ अधिक, लवणता कहाँ कम है, कौन सी जलधारा है, इसको कर लीजिए। बाकी रीजनल ज्योग्राफी में एशिया महादेश, यूरोप, फिर अफ्रीका, जितना भी कॉन्टिनेंट है मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हो वो देख लीजिए। और इंडियन ज्योग्राफी तो आप अच्छे से पढ़िए, खास करके फिजिकल फीचर्स, नदी कहाँ से निकलती, सहायक नदियाँ कौन सी, वनस्पति, नेशनल पार्क, तो बिहार का ट्रांसपोर्टेशन, इसको बिहार ज्योग्राफी अच्छे से कर लीजिए, ये हो जाएगा। इतना ज्योग्राफी में आराम से हो जाएगा। बाकी इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, इसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कम से कम 15 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक, इसको कर लीजिए। बाकी साइंस में जो बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि कहते हैं एंजाइम्स हैं, या जो बायोलॉजी कुछ है, कुछ कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्चुअल भी, कुछ फार्मूलाज आपको उसको फिजिक्स में देख लीजिए, केमिस्ट्री में कुछ जगह जहाँ है उसको करना पड़ेगा। बाकी जो है आपका पॉलिटी तो खैर आसानी पूछता है, पॉलिटी में एक बार वही लक्ष्मीकांत या तो लुसेंट से भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं, खासकर जैसे कि कौन से राज्य में कितना विधानसभा है, कितना ये सब है, इसको देख लीजिए। करंट अफेयर्स में आप आराम से 1 साल का अच्छे से पढ़िए। बिहार का पूरा आपको एक साल का मिल गया, जनवरी 2020 से लेकर 23 तक, उसको मल्टीपल टाइम से आप हमारे नोट्स को पढ़ें, उसके बाहर मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी बुक का यूज करना है तो कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारा बुक है, वो आपकी इच्छा है। बाकी नेशनल इंटरनेशनल का वीडियो 2-3 दिन के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा, तो सर उसमें बनने में टाइम लग रहा है। बाकी मल्टीपल टाइम रिवाइज जो बचे हुए 18-15 दिन है उसको जितना बार रिवाइज कर सकते हैं। टेस्ट दीजिए, MCQ लगाइए, जो हाँ गलती हो रहा है उसको फिर से पढ़िए, और बाकी पेशेंस रखिए, चीज़ें बेहतर ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।